तो दोस्तों, आजकल आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा या बोलते हुए सुना होगा कि जो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो आज इसी के ऊपर होने वाली है कि इन्फ्लेशन क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं और ये किस तरह से बढ़ता या घटता है जिसके कारण हमारी लाइफ इफेक्ट होती है। तो यारो, कार्यक्रम शुरू करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन का सिंपली मतलब होता है कि किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर, यानी किसी भी चीज़ को खरीदने की क्षमता का कम होना। हम सिंपली इस बात से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ का महंगा होना इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं और सर्विसेज, डेली यूजेस के सामान जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग या रिक्रिएशन, एजुकेशन, ये जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों का महंगा होना ही इन्फ्लेशन कहलाता है। ये तो बात होगी इन्फ्लेशन के बारे में। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपये हैं और आप उस 100 रुपये से अगर आज एक 100 रुपये की चॉकलेट खरीद लेते हैं तो उस चॉकलेट की वैल्यू 100 रुपये है। लेकिन अगर आप कल को या कुछ टाइम बाद, साल बाद, अगर आप उसी 100 रुपये से वो चॉकलेट खरीदने जाएंगे तो आपको शायद वो 100 रुपये की चॉकलेट उस 100 रुपये में ना खरीद पाएँ जो आपने पिछले साल खरीदी थी। क्यों? क्योंकि आपके जो 100 रुपये हैं उनकी वैल्यू उतनी ही रही, लेकिन जो चॉकलेट है उसका प्राइस बढ़ गया और आपके पैसों की वैल्यू घट गई, जिससे हम इन्फ्लेशन कहलाते हैं। और अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन को यूनिट, मतलब हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं और इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन उसका बढ़ना एक सही स्तर से ही बढ़ना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन 4% से बढ़ रही है तो ये कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन, जैसे आजकल इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 5.1% से बढ़ रही है, जो किसी भी महंगाई दर को बढ़ाने में जो महंगाई को बड़ी जल्दी बढ़ाती है। तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स है। सबसे पहला इफेक्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। किसी भी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो। मतलब लोगों के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो। और दूसरा जो इफेक्ट है वो है कंट्री की इकॉनमी ग्रोथ में। मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी से बढ़े तो कंट्री की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, उनकी जीडीपी में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिसके कारण आप इंडिया की जीडीपी देख सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी आजकल काफ़ी नीचे चली है। मान लीजिए ये तो हो गया, कोरोना का टाइम है, क्योंकि जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ बहुत रेट कम चल रही है। लेकिन उससे पहले अगर हम कोरोना के पीरियड के पहले की भी बात करें तो उस समय भी इंडिया की जीडीपी कुछ ज़्यादा सही नहीं थी, वो भी 4% या 5% के बीच में लाई कर रही थी, जिसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे एक बड़ा कारण इन्फ्लेशन भी है, जिसके कारण हमारी जीडीपी इतनी नीचे थी। अगर हम उसके बाद बात करें कि इन्फ्लेशन भाई मेज़र करता कौन है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी, तो देखिए इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये मेज़र करती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी या घटेगी, मतलब बढ़ रही है या घट रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है वो ये मेज़र करती है कि इन्फ्लेशन आज बढ़ रही है या घट रही है। इनके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी होती है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। अगर हम इसके बाद बात करें कि इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जाता है, कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन किसी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो उसके लिए इंडिया में 2 इंडिसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर पहला है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर होलसेल एंड रिटेल लेवल पे जितने भी प्राइस के अंदर चेंज हैं वो WPI के अंदर आते हैं। उनके अंदर, इसके अंदर देखा जाता है कि कितने भी होलसेल एंड रिटेल लेवल पे प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंज्यूमर लेवल पे, जिसे हम CPI कहते हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर जितने भी कंज्यूमर चीज़ें को, जितने भी थिंग्स को, गुड्स को कंज्यूम करता है वो उसके अंदर आती है, जिसके अंदर हमारे सर्विसेज आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं डेली यूजेस की, जिसके अंदर फूड, क्लॉथिंग या कुछ सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज एटसेट्रा, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो एक्सपेंसेस हो जाती है, जिसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ये बात हो गई इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जाता है। मैं फिर से बता दूं कि इंडिया के अंदर करंट टाइम में इन्फ्लेशन रेट 5.1% है। मतलब इंडिया की जो महंगाई दर है वो 5.1% से बढ़ रही है हर साल। तो यारो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हम उसके बाद बात करें कि क्या क्या कारण हैं जिनके कारण इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उन कारणों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो उन कारण में सबसे पहला है डिमांड एंड सप्लाई चेन। देखिए, अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई चेन के बारे में पता है तो अब तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो डिमांड एंड सप्लाई चेन का ये है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो उसके कारण एक डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण उस चीज़ की दाम बढ़ जाता है। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखें तो अक्सर होता है कि इंडिया के अंदर जो प्याज है, हम प्याज का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो प्याज है उसका होता है कि वो प्याज की कमी हो जाती है और जिसके कारण उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी कमी हो जाती है और जो उसका प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है, ऐसे और कई एग्जांपल हैं जिनको हम ले सकते हैं इसके एक कारण के बीच। जो सेकंड रीज़न है वो है करेंसी की सर्कुलेशन होना ज़रूरत से ज़्यादा। अगर ऐसा होगा तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगर करेंसी की वैल्यू कम है तो चीज़ भी हमेशा ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन बढ़ने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लेके रखें अपनी समझने के लिए, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक गांव है जिसके अंदर टोटल 10 लोग हैं और उनके पास 10-10 रुपये हैं, यानी टोटल 100 रुपये हैं उनके पास, 10 रुपये पर व्यक्ति, और वहाँ पे 10 किलो आटा है और हर आदमी 1-1 किलो आटा खरीदेगा और आटे की जो वैल्यू है उस टाइम के हिसाब से 10 रुपये पर किलो के हिसाब से है। अगर हम वही आटा सेम रहने देते हैं, आटे की क्वांटिटी सेम रहने देते हैं और जो पैसे हैं वो 10 रुपये से 100 रुपये प्रति व्यक्ति यानी 10 गुना कर देते हैं और वहाँ पे 1000 रुपये हो गए, मतलब 10 किलो आटे की वैल्यू 1000 रुपये है और 1 किलो आटे की वैल्यू फिर 100 रुपये होगी। लेकिन जो पहले वैल्यू थी वो 10 रुपये थी और अब वैल्यू 10 रुपये से 100 रुपये होगी किलो आटे की। ये कैसे हुआ? देखिए, जो क्वांटिटी थी वो सेम रही, लेकिन जो पैसे थे, जो उनकी वैल्यू थी वो ज़्यादा हो गए, पैसे ज़्यादा हो गए और उनकी वैल्यू, उनके परचेजिंग पावर कम हो गई, जिसके कारण 1 किलो आटे की वैल्यू 10 रुपये से 100 रुपये हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और प्रायोरिटी अभी तक ऑल पे नहीं सेट किया तो ऑल पे ज़रूर सेट कर दीजिए, क्योंकि अगर हम नई वीडियो अपलोड करते हैं और इसी तरह का अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो उस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।